मैं अभी आपको लोगों की संरचना के बारे में बात कर रहा था कि जो सिंधु के लोग हैं उनकी संरचना कैसी है। तो मैंने तुलना पंजाब और नागालैंड के लोगों से की थी कि जो पंजाब के लोग हैं और नागालैंड के लोग हैं उन दोनों के कलर में फर्क है और उन दोनों के शारीरिक संरचना में फर्क है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि वहां के लोगों की जो क्लाइमेट है दोनों की में अंतर है। जब आप पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ोगे तो आपको लोगों में फर्क नजर आएगा। जहां तापमान ज्यादा रहता है वहां के लोग काले पाए जाते हैं। तो सिंधु सभ्यता में जो सिंधु नदी के किनारे अधिकतम लोगों के जो नरकंकाल मिले वो भूमध्य सागर के लोगों के आसपास के थे क्योंकि उनकी शारीरिक संरचना सिंधु के लोगों से मैच खाती है। इसीलिए इन लोगों को वर्ग जो विभाजन किया गया समाज में वो वर्ण के स्थान पर किया गया। वर्ण, अब वर्ण माने जाति भी होता है, वर्ण माने रंग भी होता है। तो जो वर्ण है वो रंग के आधार पर ऐसा किया गया। और जब रंग के आधार पर जब हुआ बंटवारा तो इसमें भूमध्य सागरीय, मंगोलाइट जो मंगोल थे वो जैसे होते हैं उनकी संरचना, और उसके बाद प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट, जो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट मतलब जो ऑस्ट्रेलिया के लोग। इसीलिए यहाँ पर सफेद, पीले और काले लोगों को सिंधु सभ्यता के समाज में रखा गया। ये आवाज कैसी आ रही है? अब भी आ रही? हाँ, अब नहीं आ रही। तो अब हम आगे की बात करते हैं। मैंने कहा कि लोगों को वर्ण के आधार पर बांटा गया। तो समाज की बागडोर किसके हाथ में है? समाज का मुखिया कौन है? तो ये स्पष्ट अभी तक नहीं हो पाया कि समाज किसके हाथ में है। इसमें स्त्री और पुरुष दोनों को बराबर माना गया। इसीलिए एक स्त्री के गर्भ से पौधा निकलते हुए दिखाया गया जिसे मातृ देवी भी कहते हैं। अर्थात स्त्री को बहुत मुख्य माना गया। इस समाज में स्त्री को वरीयता दी गई है अर्थात समाज की भूमिका में रखा गया। किंतु स्पष्ट अभी कुछ नहीं कह सकते कि समाज की बागडोर थी किसके हाथ में। हम ये मानते हैं ये महिला और पुरुष दोनों के हाथ में। समाज का संचालन कैसे? समाज के लिए कोई नियम प्रतिपादित, विवाह संस्कार थे या नहीं, सही बात। किंतु अगर हम इस समाज में राजनीति की बात करें तो राजा स्पष्ट नहीं है। ऐसा माना जाता है कि जो परिवार का मुखिया है वही संचालन करता है या फिर ब्राह्मण इसका संचालन करता है। यदि अब मैं दूसरी पहलू पर बात करूं, इसके धर्म पर बात करूं, सिंधु सभ्यता के धर्म पर बात करूं, तो ये लोग अंधविश्वासी भी हैं। ये लोग पुनर्जन्म में विश्वास करने वाले भी हैं। ये लोग मूर्ति पूजक भी हैं। ये लोग जादू टोना में विश्वास करने वाले भी हैं। कैसे? सिंधु सभ्यता में एक साथ दो व्यक्तियों के दफनाए जाने की बात है। ये
शायद हो सकता है कि वो दोनों स्त्री और पुरुष है, युगल समाधान हमें प्राप्त हुआ। और ये जो युगल समाधान है, ये इस बात को संकेत कर रहा है कि हो सकता है कि सती प्रथा रही हो इनके बीच में, रही हो कंफर्म नहीं, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि स्त्री पहले मर गई हो, पुरुष बाद में मरा हो, या पुरुष पहले मर गया हो, स्त्री बाद में मरी हो। क्योंकि ये धनी लोग थे, इसीलिए इन धनी लोगों ने अपने लिए जो क्रिमिनेशन का पॉइंट निश्चित कर दिया कि भाई यहां हमें दफना देना। जैसे शाहजहां और मुमताज दोनों की मृत्यु में डिफरेंस है, किंतु दोनों की मजार एक साथ, दोनों की जो कब्र है वो एक साथ है। क्या हम उसको सती प्रथा कहेंगे? बिल्कुल नहीं। तो इसीलिए हम कंफर्म नहीं कह सकते कि ये सती प्रथा। अब एक व्यक्ति के साथ बर्तन और एक जानवर को दफनाए जाने के साक्ष्य मिले। बर्तन और जानवर मतलब कुत्ता और बकरी दोनों प्राप्त होते हैं। ऐसा माना जाता है कि जब किसी व्यक्ति को इस जन्म में इन वस्तुओं की आवश्यकता है तो अगले में भी पड़ेगी, इसीलिए उसकी जरूरत की वस्तुएं उसके साथ रख दी जाती है। जैसे बहुत ज्यादा पियक्कड़ आदमी है तो कहते हैं भाई दारू की बोतल रख दो इसके साथ, और नहीं तो आत्मा भटकेगी इसकी। ये अमूमन कहा जाता है। तो एक व्यक्ति के साथ ये वस्तुएं दफनाया जाना, ये पुनर्जन्म को संकेत करता है। तीसरा, मैंने कहा ये अंधविश्वास नहीं है, ये अंधविश्वास बहुत ज्यादा करते हैं। ये जादू टोने में ताबीज इन्हें मिला है। जो ताबीज है वो बाजू में बांधने वाला, और ये बताता है कि ये लोग अंधविश्वासी थे, जादू टोना में विश्वास करते थे। अब यदि इससे आगे की बात करूं इनके क्रिमिनेशन की, तो इनके क्रिमिनेशन में तीनों पद्धतियां हैं, जलाना भी है, दफनाना भी है और आंशिक जलाना भी। और मजदूरों और इनके लिए अलग अलग क्रिमिनेशन, अर्थात अलग अलग दाह संस्कार के लिए स्थान संरक्षित किया गया है। इसीलिए इस समय के लोग दाह संस्कार के लिए तीनों पद्धतियों को अपनाते थे, किंतु अलग अलग वर्ग के लोग अपनाते। ये लोग रंग के आधार पर तो बटे हुए थे, किंतु कर्म के आधार पर भी बटे हुए। व्यापारी अलग, कृषक अलग और मजदूर अलग, अर्थात आर्थिक स्थिति के आधार पर भी समाज में इनमें विभाजन था। तो धर्म में ये लोग प्रकृति पूजक थे, ये प्रकृति की पूजा करते, और प्रकृति की पूजा में ये पीपल की पूजा करते हैं, केले की पूजा करते हैं, नीम की पूजा करते हैं। ये उन सभी पौधों की पूजा करते हैं जो इनके लिए बड़े प्रयोगशाली थे, अर्थात उपयोगशाली थे, बड़े यूजफुल थे। इसीलिए ये लोग प्रकृति की पूजा को मानवीयकरण में बदलते, और मानवीयकरण का पहला नमूना अर्धनारीश्वर की मूर्ति इन्हें मिलती है। और अर्धनारीश्वर इस समय शिव का प्रतीक माना जाता है। अर्थात हम मानते हैं कि सबसे पहले यदि पूजा पद्धति में कोई देवता अस्तित्व में आया तो वो शिव है। और पुरोहित इस समय दिखाई देता है, किंतु
मंदिरों का निर्माण इस समय नहीं हुआ, खुले में मूर्तियां रखी जाए। मूर्ति पूजक अवश्य मूर्तियां इन्होंने बनानी शुरू कर दी। देखिए, ये बड़े प्रकृति प्रेमी थे, प्रकृति को संरक्षित करना इनसे सीखा जाए। इन्होंने पीपल के वृक्ष पर बिठा दिए भूत और कहा कि दिन के 12 बजे और रात के 12 बजे इस पर मिलते हैं देवता, दिन के 12 बजे रात के 12 बजे भूत मिलते हैं। क्योंकि अगर आदमी, जब बहुत सारे लोग होंगे तो काट नहीं पाएगा वृक्ष, वृक्ष को काटेगा कब, जब एकांत में हो गया, तो 12 बजे कोई नहीं मिलेगा या रात के 12 बजे कोई। इसीलिए इसको संरक्षित करने के लिए आपने जो है ये कहा, ये इनका धर्म। इस प्रकार सिंधु सभ्यता के धर्म को हम संचालित करते हैं। अब आते हैं इनकी अर्थव्यवस्था पर, कि सिंधु सभ्यता के लोगों की अर्थव्यवस्था कैसी है। ये लोग सबसे ज्यादा कांसे का प्रयोग करते हैं। मैंने पहले कहा कि इस सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता और प्रथम नगरीय सभ्यता कहते हैं, और ये बताती है कि इनकी आर्थिक स्थिति बड़ी मजबूत है। ये लोग तांबे का भी प्रयोग करते हैं, ये लोग सोने का भी प्रयोग करते हैं, किंतु बड़ी मात्रा में कांसे का प्रयोग करते हैं और कांसे की मुद्राएं इन्होंने बनाई। इन्होंने 3 प्रकार की मुद्राएं बनाई, एक आयताकार, एक वर्गाकार और एक गोलाकार, त्रिभुजाकार। गोलाकार 4 प्रकार, और उन सभी मुद्राओं में सबसे ज्यादा धातु का प्रयोग किया गया कांसे का, जो जस्ता और टिन मिलाकर बनता था, जस्ता और कॉपर बनाया था। तांबे का भी ये लोग प्रयोग करते हैं। ये लोग आयात क्या करते हैं, निर्यात क्या करते हैं, इनके संबंध किसके साथ। एक जगह गुजरात में लोथल पड़ती है, लोथल इनके लिए बहुत बड़ा बंदरगाह है और इनका व्यापारिक नगर है। लोथल से हाथी के दांत, घोड़े की मृड़, जो हड्डियां हैं वो प्राप्त हुई। घोड़ा यहां कहीं नहीं दिखाई देता, घोड़ा ये आयात करते थे। निर्यात करते थे गेहूं, चावल, कपास। ये लोग इतने उन्नत थे कि इनके एक जगह है धौलावीरा, उसे औद्योगिक नगरी कहा जाता है। धौला मतलब सफेद और वीरा मतलब कुआं, सफेद कुआं उसे कहा जाता है। वहां से मनका बनाने के कारखाने, जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी, अगर हम कहें तो कृत्रिम ज्वेलरी अगर कहीं से मिलती है तो वहां से। आज भी जैसे चेन्नई में कहीं जाने जाते हैं आर्टिफिशियल ज्वेलरी के लिए। लिपस्टिक के साक्ष्य, काजल के साक्ष्य यहां से मिले, अर्थात महिलाएं सौंदर्यपन के लिए लिपस्टिक और काजल का प्रयोग करती थी। उसके बाद अगर हम नगरों की बात करें कि नगरों की व्यवस्था कैसी है, तो नगर बहुत उन्नत अवस्था में दिखाई देते हैं। पक्की और कच्ची दोनों प्रकार की ईंटों का इस्तेमाल किया गया है, और जिनमें ईंटों का जो अनुपात है वो 4:2:1 है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। पक्की ईंटों से घर बनाते हैं, कच्ची ईंटों से सड़कें बनाते हैं, पक्की ईंटों से नालियों का निर्माण करते हैं जिनमें से पानी निकलता है। समकोण पर काटती हुई इनकी सड़कें हैं। उसके बाद बड़े बड़े स्टेडियम खेलने के लिए मिलते हैं, बड़े बड़े स्नानागार इनके यहां मिलते हैं, साइन बोर्ड मिला है, और चिकित्सा की ट्रेपनेशन पद्धति इन्हें मिलती है। ट्रेपनेशन का मतलब होती है पानी के माध्यम से जो है, या जमीन में गाड़ने के बाद जो है व्यक्ति को शुद्ध करना, मतलब ठीक करने की व्यवस्था। अगर कृषि की बात करूं तो गेहूं, चावल, कपास का ये प्रयोग करते हैं,
मेसोपोटामिया जिसको हम कहा, मैंने पहले ही कहा कि ये मेसोपोटामिया की सभ्यता से व्यापारिक संबंध अवश्य रख सकती है, किंतु हम ये कहें कि ये सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता से डेवलप हुई, तो इसको हम नहीं मानते, क्योंकि वहां मंदिरों का निर्माण किया गया है, भारत में मंदिरों का निर्माण नहीं हुआ। सिक्कों का आदान प्रदान अवश्य है, जिससे यह पता चलता है कि मेसोपोटामिया की सभ्यता के साथ इनके व्यापारिक संबंध अवश्य थे। नील की खेती में लोग करते, और कपड़े की रंगाई और छपाई का प्रयोग अत्यधिक इनके समय में। उसके बाद सूती कपड़े में लिपटा हुआ एक उस्तरा मिला है, जो ये बताने की कोशिश करता है कि यहां उस तरह का प्रयोग किया जाता है। अन्य अलग अलग शहरों से इस सभ्यता में कुछ न कुछ मिला, जैसे एक शब्द पढ़ते हैं काली बंगा, राजस्थान में। काली मतलब काले रंग की और बंगा मतलब चूड़ियां, काले रंग की चूड़ियां, अर्थात यहां चूड़ियों का निर्माण किया जाता है। धोलावीरा से अलग, हड़प्पा से, जैसे अगर हम नर्तकी की बात करें, नृत्य करते हुए स्त्री और पुरुष की बात करें, तो हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो दोनों स्थानों से हमें मूर्तियां मिलती। ये लोग इक्का गाड़ी का प्रयोग करते हैं। रथ के पहिए लकड़ी के बनाए गए मगर तांबा लगा हुआ है। नाव का प्रयोग करते हैं। दोनों साक्ष्य हमें मिले, इक्का गाड़ी भी मिली और रथ भी मिला। उसके बाद यदि और इनके बारे में जाना जाए तो इनके स्थानों पर जाना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों से अलग अलग चीजें मिली। एक नर्तक की मूर्ति, एक नर्तकी की, और वो भी काले रंग की। नटराज जिसे हम कहते हैं, एक उल्टे पैर पर खड़े हुए, एक सीधे पैर पर खड़े हुए, नृत्य करते हुए दर्शन। अर्थात हम कहते हैं कि ये नृत्य के प्रिय लोग थे। अगर इन्होंने भाषा की बात करूं तो चित्रात्मक भाषा प्रारंभ की। इन्होंने अपनी जितनी भी भावनाएं थी उन सबको चित्रों के माध्यम से गुफाओं में उकेरना प्रारंभ किया। एक साथ बहुत सारे कमरे दिखाई देते, वो कहते हैं कि भाई ये बैरक होगी, कोई कहते हैं कि नहीं ये व्यापारियों के लिए है। नगरों का विभाजन भी दो प्रकार से, दो भागों में नगर विभाजित किए गए, एक में मजदूर लॉबी रहती है, एक में व्यापारिक लॉबी रहती है। ये जो सभ्यता है, इस सभ्यता का जो विकसित रूप है वो हमें अब छठी महाशताब्दी में देखने को मिलेगा। इसके बाद इसकी जो आयु काल है, कार्बन डेटिंग के आधार पर, C12C14 के आधार पर इसे हम 3000 BC से या 2700 BC से 1500 BC तक मानते हैं। पुनः मैंने पहले कहा कि इस सभ्यता के पतन में जनसंख्या वृद्धि और तकनीकी का अभाव बड़ा ही प्रासंगिक नजर आता है, एकमात्र कारण। बाकी जितने भी कारण इतिहासकारों के द्वारा दिए गए वो एक विशेष स्थान के लिए तो सही है, किंतु एक संपूर्ण सभ्यता के लिए बिल्कुल सटीक नहीं बैठते। इसीलिए एक इतिहासकार ने दूसरे इतिहासकारों की बात को कंडेम किया, खारिज किया, और फिर एक नई व्यवस्था दी। पुनः हम उसी ग्रामीण जीवन पे आ गए जहां से हम चले। तो जो शहरी व्यवस्था हमने बनाई थी वो ग्रामीण व्यवस्था में परिवर्तित हो गई।
यहां से साहित्यिक स्रोतों की व्यवस्था शुरू होती है। एक नया युग प्रारंभ होता है इतिहास में, जिसे वैदिक काल कहा जाता है, जिसे ऋग्वैदिक काल कहा जाता है। ये जो ऋग्वैदिक काल है, ये जो वैदिक काल है, इसको वैदिक काल ही क्यों कहा? उसका एकमात्र कारण है कि ऐसा माना जाता है कि इस समय वेदों की रचना हुई, और वेदों की रचना हुई इसीलिए हम वैदिक काल से कहते हैं। क्या इससे पहले कुछ था? यस। हम कहते हैं कि स्मृतियों के आधार पर हमने सामाजिक व्यवस्था का सूत्रपात किया। अब स्मृतियों की रचना अलग अलग लोगों के द्वारा की गई। मनु के द्वारा मनु स्मृति बनाई गई, याज्ञवल्क्य के द्वारा याज्ञवल्क्य, नारद के द्वारा नारद, पाराशर के द्वारा पाराशर, बृहस्पति के द्वारा चारवाक के द्वारा बृहस्पति रची गई। हमने कोड की बात की है, मयानाथ बृहकादे, मनु स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, नारद स्मृति, पाराशर स्मृति और बृहस्पति स्मृति और देवल स्मृति, कात्यायन स्मृति, ये सभी स्मृतियां लिखी गई। कैसे लिखी गई? स्रोत क्या था? तो इसके स्रोत माने जाते हैं सुनकर लिखी गई। जैसे आप कल बात कर रहे थे हम लोग की, एक संदेश आता था, उसको लिपिबद्ध किया जाता, इसीलिए इनको श्रुति साहित्य कहा जाता है। सुनकर जो लिखी गई। उसके बाद वेद की रचना हुई, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद में 10 मंडलों में ऋग्वेद को बांटा गया। 1028 सूक्त में इसे बांटा गया, श्लोकों में बांटा गया। सूक्त मतलब श्लोक, और प्रत्येक श्लोक किसी न किसी के लिए वर्णित है। नदी सूक्त अलग है। इसी में वर्ग विभाजन की बात की। मनु ने कहा यत्र नारी पूजन्ते तत्र रमन्ते देवता, अर्थात जहां नारी की पूजा होती है वहां देवताओं का वास होता है। कहा कि ऋग्वेद में कहा गया कि बिना स्त्री के यज्ञ पूर्ण नहीं हो सकता, और कहा एक जगह 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में कि ये जो यज्ञ है ये टूटी फूटी नौका के समान। यही एक बात और कही गई 10वें मंडल में, कहा गया, एक व्यक्ति कहता है कि मेरी माँ आटा पीसने वाली है, मेरे पिता वैद्य है और मैं शिक्षक हूं। अर्थात ये बात ये बताने की कोशिश कर रही है कि व्यक्ति को कर्म के आधार पर जाना, जो जैसा कर्म करेगा उसको उसी श्रेणी में रखा जाए। ऋग्वेद को पढ़ने के लिए आपने उपनिषद की रचना, ब्राह्मण की रचना, व्याकरण की रचना, छंद निरुक्त की रचना की, अंगों की, वेदांग जिन्हें कहते हैं। ज्योतिष इसी में आता है, वेदांगों में एक अंग ज्योतिष भी है। व्याकरण क्यों? क्योंकि शुद्ध संस्कृत में लिखे गए, इसीलिए व्याकरण से संस्कृत को जाना जाए, इसीलिए व्याकरण लेके आए, छंद लेके आए, निरुक्त लेके आए, ज्योतिष लेके आए। इन्हें वेदांग आंखें मानी जाती है वेदों। किसी में अगर हम अथर्ववेद की बात करें तो अथर्ववेद जादू टोने से संबंधित है। ऋग्वेद के पढ़ने वाले को, जो ऋग्वेद को पढ़ता है, उसे होता कहा जाता है, होता। और जो सामवेद को पढ़ता है उसे उद्गाता कहा जाता है।
जो यजुर्वेद को पढ़ता है उसे अधर्वयु कहा जाता है, और जो अथर्ववेद को पढ़ता है उसे ब्रह्म कहा जाता है, ब्रह्मा कहा जाता है। सतपथ ब्राह्मण, कौशिकी ब्राह्मण, लगभग लगभग सब। एक सामवेद जहां संगीत के बारे में बताता है, ऋग्वेद जहां युद्ध कौशल के बारे में बताता है, यजुर्वेद जहां सामाजिक पद्धतियों के बारे में बताता है, और अथर्ववेद जादू टोना और चिकित्सा पद्धति के बारे में बताता है। तो अथर्ववेद में पहली बार राष्ट्र शब्द की परिभाषा आई। इसीलिए ये नदियों का वर्णन अगर कहीं मिलता है, पहली बार पर्वत का, भुजवंत पर्वत का अगर वर्णन मिलता है तो वो ऋग्वेद। पहली बार कुरिंजी अर्थात रेगिस्तान का वर्णन मिलता है तो वो ऋग्वेद। पहली बार नदियों का जिक्र कहीं होता है तो वो ऋग्वेद। और नदियों में सबसे ज्यादा अच्छी और स्वच्छ और पवित्र नदी किसी को माना गया तो वो सरस्वती नदी। सबसे ज्यादा बार उल्लेख सरस्वती नदी का हुआ, 175 बार। गंगा का 3 बार, यमुना का 1 बार। सबसे अपवित्र नदी कोई मानी गई तो वो परशुनी। परशुनी नदी आपको याद हो, एक हड़प्पा नगर मैंने बताया था, उस रावी नदी का पुराना नाम परशुनी है। परशुनी नदी के किनारे एक युद्ध भी हुआ है जिसे दास राज्य युद्ध कहते हैं। आगे चलेंगे हम जाने। तो हुआ क्या, जब ये सब लिखे गए, इसमें कहा जाता है कि नदियों का जिक्र, कृषि का जिक्र, बहुत सारी चीजों का जिक्र ऋग्वेद में है, क्योंकि इसलिए 1028 सूक्त और 10 मंडलों में विभाजित। अब वैदिक काल को इतिहासकारों के द्वारा 2 भागों में बांट दिया गया, और वो 2 भाग कौन से हैं? एक आपका वैदिक काल 2 भागों में, एक पूर्व वैदिक काल और एक उत्तर वैदिक काल। इस पूरे को हम 1500 से लेकर 600 बीसी तक मानते हैं। इस पूरे को 1500 से 600 बीसी, और इसको 1500 से 1000, और इसको 1000 से 600 बीसी तक मानते हैं। अब ये डिवाइडेशन क्यों? इसके विभाजन का कारण क्या है? एक तकनीक आने से पहले और एक तकनीक आने से बाद। एक बड़े पैमाने पर परिवर्तन होने से पहले और एक परिवर्तन आने के बाद। मैं हमेशा कहता हूं कि आपने कोर्ट में अपनी एक कलीग को, एक महिला को आज अभी अभी अविवाहित रूप में देखा है, कल जो सुबह जब वो आएगी तो मांग में सिंदूर और पैर में बिछुआ पहन के आएगी, तो आपने कहा अरे ये क्या हुआ? तो उनका जीवन एक दिन पहले का और एक दिन बाद का आप गिनना शुरू कर देंगे। परिवर्तन, बड़ा परिवर्तन। और ये जो बड़ा परिवर्तन है, इसी को आप 2 भागों में बांट लेते हैं, पूर्व वैदिक और उत्तर। अब ध्यान रखिए, इतिहास में 2 चीज पढ़नी होती है, मैंने पहले ही कहा था, परिवर्तन और निरंतरता। सारा इतिहास परिवर्तन और निरंतरता पर आधारित है। परिवर्तन क्या हुआ और निरंतरता क्या है? निरंतरता यह है कि जाति व्यवस्था में हम आज भी बटे हैं। परिवर्तन यह है कि हम जन्म के आधार पर बट गए। ऐसा नहीं है कि जाति पहले नहीं थी, मगर उनका बटने का आधार कुछ और था। अब हमें 4 पार्टों में इसके बात करना। कोई भी सभ्यता, उसके 4 स्तंभ माने जाते हैं। किसी भी सभ्यता, उसका समाज,
वैसे तो समाज के अंदर ही हम तीनों को देख सकते हैं, किंतु हम फिर भी अलग अलग एक्सप्लेन करते हैं। समाज, उसकी आर्थिक व्यवस्था, उसकी राजनीति और उसका धर्म। किंतु हम एक पे चर्चा और करेंगे, और वो है महिला की स्थिति। और अब से लेकर महिला की स्थिति इंडिविजुअल रूप में हम आधुनिक भारत तक करते चले गए, और हमने की भी है। मध्यकाल में थे तो महिला की स्थिति देखी, आधुनिक काल में थे तो महिला की स्थिति देखी, अब हम प्राचीन भारत में हैं तो महिला की स्थिति को देखेंगे कि महिला की स्थिति आखिर है कैसे, एक अलग तरीके से। और इस समय हम कितने फॉरवर्ड हैं और आज कितने फॉरवर्ड। महिला को क्या क्या अधिकार प्राप्त है इस समय, क्या संपत्ति का अधिकार है, क्या राजनीति का अधिकार है, क्या समाज में वो स्थान प्राप्त है जो उसे होना चाहिए था। इन सब पर हमारा एक एक करके चर्चा होगी, हमारी चर्चा होगी। अब यदि मैं इनके समाज की बात करता हूं, और वो भी पूर्व वैदिक काल के समय की। हमने ऋग वैदिक काल को दो भागों में बांटा, एक पूर्व वैदिक काल और एक उत्तर वैदिक काल। अब पूर्व वैदिक काल के समाज की चर्चा से पहले हम पूर्व वैदिक काल के क्षेत्र विस्तार की बात करते हैं कि पूर्व वैदिक काल कहां से कहां तक। इन्हें आर्यों का आगमन भी कहा जाता है, आर्य कहा जाता है। ने कहा जाता है कि ये मध्य एशिया से नीचे उतर के आए। मैंने पहले ही कहा कि मोहनजोदड़ो एकमात्र ऐसा स्थान है जहां मृतक को कटीला कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि इन लोगों ने इन पर आक्रमण किया। मैं नहीं मानता और ना इतिहास मानता हूं। कहते हैं कि इन्होंने तो एक चबूतरे पर अपने अपने नगर बसाए थे और जब वो समाप्त हो गई तभी आए। ये भी वही यायावार है, इन्हें भी वही पेट की भूख है। ये भी वहां से इसलिए आए क्योंकि वहां रहने की स्थिति समाप्त हो गई। क्या हो सकता है कि सिंधु नदी के किनारे से ये लोग गंगा और यमुना के बीच में आते हैं। अब इनका जो क्षेत्र है वो सिंधु का क्षेत्र नहीं है, अब इनका क्षेत्र सप्त सैंधव हो गया है। अब इन्हें सप्त सैंधव क्षेत्रवासी कहा जाता है। सप्त सैंधव मतलब 7 नदियों के क्षेत्र वाले, गंगा यमुना और सिंधु की सहायक से इतने बीच में ये लोग फैले। प्रश्न उठा कि सिंधु के लोग कहां चले गए। बोले सिंधु के लोगों को माना जाता है द्रविड़ीय, ये द्रविड़ है। इसीलिए साउथ में और उत्तर भारत में दोनों में लड़ाई होती है, क्योंकि उत्तर भारत के लोग स्वयं को आर्य श्रेष्ठ और दक्षिण भारत के लोग द्रविड़ मानते हैं। इसलिए आर्य और द्रविड़ दोनों में युद्ध भी होता है। अब ये जो इनका, मैंने कहा कि सब सैंधव क्षेत्र में इनका विस्तार हुआ, गंगा यमुना के द्वार में इनके निवास थे, किंतु जीवन तो इनका अभी भी ग्रामीण है, यायावार है, चलवासी है, घुमंतु है, भोजन संग्राहक के रूप में। इनमें एक व्यक्ति हुए हैं, उन्होंने गंगा से निकलकर आगे तक ये जले पैरों वाला इन्हें कहा जाता है, और जहां तक ये गए पीछे पीछे अग्नि में जलते हुए, और जहां डूबे वहां तक आर्यों का साम्राज्य माना जाता है, आर्यों का क्षेत्र माना। अब इनके समाज की बात करें। समाज में थोड़ा सा पूर्व वैदिक काल, पूर्व वैदिक काल के समाज में मनुष्य की उत्पत्ति अर्थात जातियों की उत्पत्ति व्यक्ति कर्म के आधार पर बटा हुआ है, और एक निराकार ब्रह्म से मानी जाती है। और कहा जाता है कि एक ऐसे व्यक्ति से जातियों का जन्म हुआ है जो निराकार है। मुख से ब्राह्मण, भुजा से क्षत्रिय, जंघा से वैश्य और पाद से सूर्य।
मगर मेरा मानना है कि जो पढ़ाने में, दान लेने और दान देने में जो रुचि रखता था, उसको ब्राह्मण कहा गया, ब्रह्म कहा गया, ज्ञानी कहा गया। जो लड़ने में, मरने मारने में, सुरक्षा देने में विश्वास रखता था, उसे क्षत्रिय कहा गया। छत्र मतलब सुरक्षा करना। वैश्य जो हमेशा 3-5 में लगा रहता है, व्यापार की बात करता है, उसे वैश्य। और जो सर्विसेज देते थे तो शूद्र कहते। और मुझे लगता है कि जो सर्विसेज देते हैं वो शूद्र होते हैं, चाहे वो किसी सरकार की हो, चाहे वो किसी कंपनी की हो, वो सभी शूद्र की श्रेणी में आते हैं। और आज तो बड़ी मात्रा में शूद्र पाए जाते हैं साजिद, बड़ी मात्रा में। क्योंकि जो सर्विसेज दे रहा है, जो नौकरी कर रहा है, वो किसी ना किसी की तो कर रहा है। और अब अगर वो नौकरी कर रहा है तो वो शूद्र की श्रेणी में आता है, वो वैश्य नहीं हो सकता, वो क्षत्रिय नहीं हो सकता, वो ब्राह्मण नहीं हो सकता। तो माना गया कि इन चारों का जन्म यहां से हुआ, अर्थात वर्ण व्यवस्था को जन्म दिया गया। वर्ण यहां मतलब जाति से है, वर्ण का मतलब जाति से। और जातियों को कर्म के आधार पर बांटा गया कि जो जैसा कर्म करेगा वह उसी जाति का हो जाएगा। मैंने पहले ही कहा कि एक व्यक्ति कहता है कि मेरी मां आटा पीसने वाली है, मेरे पिता वैद्य है और मैं शिक्षक हूं, अर्थात कर्म के आधार पर। यहां परिवार का जो मुखिया है वो पुरुष को माना गया, पुरुष परिवार का मुखिया है। और संयुक्त परिवार की कॉन्सेप्ट है, अवधारणा है। चाचा, नाई, नानी, ताऊ, दाऊ सब एक साथ रहते हैं, जिसे आप कुल कहते हैं, परिवार कहते हैं, खानदान कहते हैं, वो सभी एक साथ रहते हैं। अब इनमें शिक्षा व्यवस्था भी है। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के लिए शिक्षा व्यवस्था है, शूद्र के लिए शिक्षा व्यवस्था नहीं। समाज में स्त्री और पुरुष के संबंधों को सबसे प्रिय माना गया, अर्थात पति और पत्नी को मिलकर अर्ध कहा जाता है। समाज में, इस समय के समाज में वैवाहिक संबंध है और 8 प्रकार के विवाह होते हैं। पहला आर्ष, दैव, प्रजापत्य, गंधर्व, पिशाच, आसुर और राक्षस। 8 प्रकार के विवाह हैं। और ये जो 8 प्रकार के विवाह है, इनको अलग अलग श्रेणी से बांटा गया है। 4 अच्छे विवाह है, 4 बेकार विवाह, ऐसा माना जाता है। स्त्रियों को शिक्षा व्यवस्था दी जाती है। ब्राह्मण का जनेऊ संस्कार, यहां स्त्री और पुरुष दोनों को समान शिक्षा है। मैंने बताया कि याज्ञवल्क्य और गार्गी दोनों में संवाद हुआ। पहला आर्ष विवाह की मैं बात करता हूं। ये जो आर्ष विवाह है, इसमें एक व्यक्ति अपनी कन्या के लिए एक युवक को अपने घर बुलाता है और यज्ञ कराता है। यदि वो युवक यज्ञ सही से कर देता है तो वह अपनी कन्या का विवाह उस युवक के साथ कर देता है। दूसरा, ब्रह्म,
यदि एक पुरुष, एक युवक ब्राह्मण के घर आता है, एक युवक व्यक्ति के घर आता है, यज्ञ करता है और सही से कर देता है, तो जो व्यक्ति है वो दैनिक जीवन की वस्तुएं जो लड़की प्रयोग करती है, बर्तन आदि, और एक जोड़ी बैल उस लड़के को दान में देते हैं। बर्तन इसलिए दिए जाते हैं ताकि ऐसा माना जाता है कि ये लड़की नई सदस्य उस घर में जा रही है, हो सकता है कि वो बर्तन इनके पास अतिरिक्त ना हो, पहली बात। दूसरा, बैल इसलिए ताकि ये कृषि कर सके, किंतु बैल ने आज कार ने स्थान ले लिया बैल, और बर्तनों ने, इसको हम दहेज प्रथा से भी देखते हैं। लोग कहते हैं कि पहले भी दिया जाता था, किंतु पहले किस मंशा से दिया जाता था इस पर हमने ध्यान नहीं दिया। एक विवाह होता है प्रजापत्य, वो आपके यहां मेहर भरी जाती, मैंने उस दिन भी जिक्र किया। पिता अपनी पुत्री की सुरक्षा के लिए कुछ पैसे किनसे लेता है? वर पक्ष से, और पैसे के बदले में लड़की का विवाह करता है। ये पैसे के बदले में ही तो हो रहा है भाई। तो इसको प्रजापत्य विवाह किया कहा गया। तो आपके यहाँ जो विवाह होता है वो प्रजापत्य होता है, समझ लीजिए। अब हम आते हैं गंधर्व विवाह। साजिद, अगर किसी लड़के से आप पूछो कि तेरा विवाह हो गया, तो कोई प्रमाण पत्र तो है ही नहीं भाई, आप पे नहीं, मेरे पे नहीं भाई, मांग तो हम भरते नहीं जो पता चल जाए कि भाई विवाह हो गया। तो विवाह की जो बताने की है, तो कहते हैं भाई आजकल तो लव थी के अरेंज में आ गया है, पहले प्रेम विवाह, फिर लव मैरिज, अब लव कम अरेंज। इसको हम पहले गंधर्व विवाह कहते हैं। अर्थात इस गंधर्व विवाह में दो प्रकार के विवाहों का जन्म हुआ, वो था अनुलोम और प्रतिलोम। अनुलोम विवाह मतलब उच्च कास्ट की का लड़का और निम्न कास्ट की लड़की। प्रतिलोम विवाह उच्च कास्ट की लड़की और निम्न कास्ट, इन दोनों से जो जातियां पैदा हुई उन्हें संकर जाति कहा गया। उनको गांव से बाहर रखा गया और उनको काम सौंपा गया नगर की सफाई का, और उनको अछूत माना गया, और इतना अछूत समाज में कि उन्हें गंगा जल से नहाना पड़ता था कि अगर कोई स्त्री और पुरुष सामने पड़ जाता। इनके लिए पीने का पानी भी अलग होता है, कुआं भी अलग होता है। नगर के पूर्वी छोर पर इनको रखा जाता है, और आज भी शूद्रों को नगर के पूर्वी छोर पर अक्सर रखा जाता है। अक्सर उनकी बस्तियां पूर्वी छोर पर ही होती है, अक्सर। मैं 100% नहीं कह रहा, मैं अक्सर कह रहा हूं। इसके बाद एक विवाह है पिशाच, उसमें लड़की को उठाया जाता है और तब शादी की जाती है, प्रेम के। तीसरा आशुर, लड़की को उठाया जाता है और उसे कुछ दिन रखा जाता है, तब विवाह किया जाता है। और एक विवाह है राक्षस विवाह। ये राक्षस विवाह, पहले लड़की को उठाया जाएगा, फिर उसके साथ रेप किया जाएगा, फिर उसके साथ विवाह किया जाएगा। जैसे आप कहते हो बेटा अगर जेल से बचना है तो विवाह कर ले इससे चुपचाप, अन्य तो आजीवन तुझे छुटाने वाला कोई है नहीं। वो आज भी राक्षस विवाह होता है। आज ही मैं कर्नाटक कोर्ट का एक डिसीजन सुन रहा था कि एक युवक ने उस युवती से विवाह करने के लिए कहा, लेटेस्ट आज ही न्यूज पेपर पढ़ रहा। तो राक्षस विवाह आज भी होते हैं। तो 8 विवाह हमारे यहाँ प्रचलन में थे, 4 विवाह उच्च कोटि के और 4 विवाह निम्न कोटि के। प्रश्न यह कि महिला का क्या रोल है इसमें, लड़की का क्या रोल है इसमें? देखिए, स्वयंवर होते थे, अर्थात लड़की अपना पति स्वयं चुनती। लड़की को विवाह से पहले मिलने का अधिकार, अल्प आयु में विवाह नहीं होते थे,
विवाह की उम्र निश्चित थी, 16 वर्ष से पहले विवाह नहीं होता। अर्थात अगर समाज का अवलोकन किया जाए तो बड़ा बेहतर है। स्त्री को शिक्षा का अधिकार है, स्त्री को संत बनने का अधिकार है। गार्गी जैसी लड़की इस समय पाई जाती है, अपाला घोषा विश्वासरा जैसी संत पाई जाती है। स्त्री को राजनीति में भाग लेने का अधिकार है, स्त्री को संपत्ति का अधिकार है, और स्त्री को वर चुनने का अधिकार है। यदि किसी स्त्री का पति यदि किसी स्त्री का पति मर गया, यदि किसी स्त्री का पति 4 साल से आया नहीं, तो वह स्त्री किसी अन्य पुरुष के साथ मिलकर, चाहे वो देवर है, देवर हमारा बिगड़ा रूप है, देवर को द्विवर कहते हैं, द्विवर अर्थात दूसरा पति। संतान उत्पत्ति करती थी ताकि वंश चल सके, इसीलिए उस संतान को क्षेत्रज कहा जाता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इनको द्विज कहा गया, द्विज अर्थात दोबारा जन्म होने वाला। यहां पर लड़की के जन्म की कामना हालांकि कम की जाती है, लड़के की जन्म की कामना अत्यधिक की जाती है। फिर भी लड़की को दुहिता कहा गया है, दुहिता। देखिए यहां दो तरह के अर्थ निकालते हैं लोग, दो तरह के अर्थ यहां पर निकालते हैं। एक कहते हैं कि दुखों को हरने वाली, और एक कहते हैं दुख को देने वाली। तो यहां दुख को हरने वाली माना गया, लड़की के जन्म पर दुहिता कहा गया, लड़की को दुहिता कहा गया। ये इस समय का समाज है, यहां कोई आडंबर नहीं। ठीक है, इतना ही रखें। ठीक है, ओके ओके।